कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू मार्क्सिज्म, और फिर हमने देखा हाउ स्ट्रक्चरलिज्म इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड वी हैव आल्सो, हमने इसमें फाइंड की हैं सम सिमिलैरिटीज, चाहे सुपरफिशियल हैं, बिटवीन रियलिज्म and structuralism, liberalism and structuralism. And we have also discussed how structuralism is now becoming an important debate in the academia of the whole world. And then we have also tried to find out कि इसका structure क्या है, कि इसका temperament क्या है. Temperamental के लिहाज से it is going to connect the influence of politics on economy and the role of economy on politics. इस चीजों का भी हमने देखा है. फिर हमने डिसाइड ये किया कि we cannot have a better understanding of structuralism until unless we are not going to have a better understanding of the concepts which are still relevant in international relations with reference to structuralism. और उसके ऊपर then we went first for the mode of production. Mode of production को उसने economic base का नाम दिया. Economic base में relationship between the employer and the employee का हमने डिस्कस किया. फिर उसकी हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ये जो लस्ट है इन कैपिटलिज्म, उसको हमने देखा कि हाउ दे आर गोइंग टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, वो हमने फाइंड किया कि सरप्लस वैल्यू से. अब कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि ये जो रिचेस का गैप है इट इज कंटिन्यूअसली वाइडनिंग. क्यों? वजह व्हाई, क्यों बढ़ रहा है? उसने कहा कि द होल कैपिटलिस्ट सिस्टम इज वेरी डायनामिक. It is supposed to face periodical crisis. ये periodical crisis को face करता है, लेकिन every time ये victorious होके निकलता है और नया mechanism adopt करता है. वो जो कार्ल मार्क्स कहता था कि it would be facing crises, ये crises को face करेगा, ये prophecy तो सही हो गई, लेकिन historical predeterminism के अंदर वो जो कहता था कि capitalism would never be again rising and the world would be leading towards the socialism, ये 200-300 साल गुजर गए, अभी तक चीज नहीं हुई. उसकी वजह क्या है? Why capitalism is surviving? हाँ सर, वो ग्राम्सी का जो कांसेप्ट है पॉलिटिकल हेजेमनी और पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी, वो जो सुपर स्ट्रक्चर, हाँ ये क्रिटिकल थ्योरी के अंदर, जी बिल्कुल जबरदस्त. सर वही फर्दर आगे बताता है कि वो बात करता है कि कैपिटलिज्म इवॉल्व क्यों होगा, और जो मार्क्सिज्म है बेसिकली जो कम्युनिज्म है, उसकी मार्क्स की जो थ्योरी थी वो आप कह लें कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड में वो क्यों नहीं हो पाई एप्लीकेबल. नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने. लेकिन कार्ल मार्क्स डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस वक्त भी बड़ा सब्जेक्टिव था, नॉर्मेटिव अप्रोच. सर मेरे पास एक जी बच्चे बताइए. जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म जो है, क्या कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि जो प्रीवियस हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक रिलेशंस अगर रियासतों के दरमियान में बहुत अच्छे रहे हैं तो इन फ्यूचर भी वैसा ही होगा? अच्छा, मैं आपको बता, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से था कभी या है? नहीं. जी सर, पॉलिटिकल साइंस. अच्छा, देखें, आप याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का ये जो कैपिटल दास्ट है वो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. और कार्ल मार्क्स ये कहता था कि स्टेट ऑफ नेचर से जब निकले लोग, तो सोक्रेटिस के मुताबिक और प्लेटो के मुताबिक उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसके अंदर पीपल दे वर वेरी हैप्पी. ठीक है. और उसके बाद ये ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हुआ है और फिर इसने डिफरेंट शेप्स ली हैं. और ये दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब दोबारा प्रिमिटिव या जो मॉडर्न है ये कम्युनिज्म नहीं आता. तो हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म से मुराद उसका ये था. एक सेकंड जरा रुकिएगा, एक सेकंड के लिए. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, दोबारा से. तो वो क्या बात कर रहे थे हम, कहाँ थे? हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म. हाँ, तो वो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिस्टम इतना एक्सप्लॉयटेशन का है, ये अल्टीमेटली वुड बी फेसिंग इट्स डिमाइज एंड द होल वर्ल्ड वुड अगेन बी रिटर्निंग टुवर्ड्स द कम्युनिज्म, और जाएगा जहाँ पे पीस प्रिवेल करेगा, ट्रैंक्विलिटी होगी, एवरीबॉडी वुड बी सेटिस्फाइड, क्लासलेस होगा, नो एक्सप्लॉयटेशन होगी, रिलीजनलेस होगा. रिलीजन इज बेसिकली अगेन अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो उसका कहना ये है, मेरी मतलब कहने का ये है. ठीक है. इसमें अगर जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू. अब आगे चलते हैं जनाब, हम कहाँ थे? तो वो ये कह रहा है कि ये जो
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है वो, इसके लिए ये 2-3 डिफरेंट टूल यूज करते हैं। पहला टूल वो ये कहता है कि ये कंटिन्यूअसली वेजेस को कम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट वो क्या करते हैं, वेजेस को कम अपने वर्कर्स की वेजेस को कम करते हैं, ठीक है, और मोर प्रॉफिट कमाते हैं। और उसके बाद वो नई टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं जिनमें रोल ऑफ लेबर कंटिन्यूअसली या कंसिडरेबली कम होता चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एम्पेंडेज ऑफ मशीन बन जाते हैं सब। हाँ, और एम्पेंडेज ऑफ मशीन बनाते हैं वर्कर्स को, या अगर वर्कर अगर उनके साथ कंट्रोल में नहीं आते, उनकी यूनियंस बन जाती हैं, तो वो वर्कर्स को निकाल के नई टेक्नोलॉजीज ले आते हैं। बहुत सारी दुनिया के अंदर आपने देखा होगा ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ चीजें चल रही हैं सारी, ठीक है। और उसके बाद वो ये कहता है कि जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं या कामयाब नहीं होते, देन दे गो फॉर they search and find some new colonies to settle over there and to dump their products, और वहां से ये फिर प्रॉफिट लेकर आते हैं और अपने आप को सस्टेन करते हैं। अच्छा, ये जो इसको उसने अब क्यों कहा, वो क्यों कहता था दिस सिस्टम हैज टू कोलैप्स बाय एवरी क्राइटेरिया, उसकी रीजन देखें कैसे। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जब पुअर लोगों की और रिच लोगों की रिचेस में देयर वुड बी कंटिन्यूअसली gap would be increased, or and the poor would be getting poorer and the richer would be getting richer and richer. तो ये जो प्रोडक्ट्स रिचर बंदा बना रहा होगा अपनी फैक्ट्री से, ये जब मार्केट में फेंकेगा, then the poor class would not be having the capacity to purchase उन प्रोडक्ट्स को, उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो वो जो when they would not be purchasing them, then the whole system which is based on the continuous मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये जो कंटिन्यूअसली चीजों को डंप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो उनका कोई खरीदार नहीं होगा। जब वो खरीदार नहीं होगा तो क्या होगा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इस चीज को नए कैपिटलिज्म ने किस तरीके से देखा, दे वेंट फॉर द कॉलोनाइजेशन, दे वेंट फॉर द इंपीरियलिज्म, और वहां से उन्होंने नई मार्केट्स को सर्च किया, नई चीजों को लिया, फूड उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और कंटिन्यूअसली राइज करते चले गए। अच्छा, यहाँ पे और फिर वो डिमांड कर्व बन गई, और डिमांड जो है ना, जो डिमांड तो होगी नहीं मार्केट के अंदर, और फिर वो डिमांड कर्व बन गई। हाँ, डिमांड कर्व बन गई, पहले पीक की तरफ जा रही थी, फिर नीचे बॉटम की तरफ आ गई अल्टीमेटली, और जिसकी वजह से ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, अब देखें अगली बात। अच्छा, यहाँ तक मैंने अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की है वो सिर्फ एक चीज के गिर्द घूम रही है। वो क्या है? वो ये है कि कैपिटलिज्म को किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया और उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। अब हमने इसकी वेरिएशंस के ऊपर जाना है, वेरिएशन विद इन स्ट्रक्चरलिज्म, और उसके बाद हम चीजों को फर्दर इसके ऊपर बेस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को इसकी अजम्पशंस भी नहीं करवाई। चलें पहले अजम्पशंस देख लेते हैं, फिर इसके वेरिएशन की तरफ जाते हैं। अजम्पशंस आपकी बुक के अंदर है, बड़ी जबरदस्त लिखी हुई हैं, मुझे इससे अच्छी कहीं से नहीं मिली, तो यहीं से हम कोट करेंगे और यहीं से हम पढ़ेंगे, और लेकिन इनको समझना है हमने। फॉर इंस्टेंस, उनकी पहली असम्पशन है, लिबरल्स कहते थे ह्यूमन नेचर इज गुड, ह्यूमन नेचर इज गुड, नेचर हैज बिस्टोर्ड ह्यूमन बीइंग्स विद गुड नेचर, ये लिबरल्स कहते थे, ठीक है। रियलिस्ट क्या कहते थे? रियलिस्ट कहते थे ह्यूमन नेचर इज बैड, ह्यूमन बीइंग्स दे आर इवल। लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। बात समझ आती है कि नहीं आती? जैसे सोशल रिलेशंस होंगे वैसे ह्यूमन नेचर बिल्ड होगा, एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट वैसी ह्यूमन नेचर, समहाउ बैलेंस्ड अप्रोच है कुछ इनकी, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, ये जो एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक ह्यूमन नेचर टेम होती है। ह्यूमन नेचर ये कहते हैं परमिएबल है, इजीली इन्फ्लुएंसेबल है, चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं है, ठीक है, एक बात। दूसरा वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ह्यूमन बीइंग्स दे कुड बी ग्रुप टुगेदर into they could be collected and they could be put into groups according to their interest की बुनियाद के ऊपर we can classify human beings into groups on the basis of वो क्या कह रहे हैं, interest। we can classify human beings, we can put human beings into different groups, कुछ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कुछ के पॉलिटिकल इंटरेस्ट,
सोशल इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट। अच्छा, समहाउ ये थोड़ा सा मुझे रफ लगता है। उसकी वजह ये क्या है, हमने लिबरलिज्म के अंदर एक मॉडल पढ़ा था, one individual would be having at the same time social, economic, political, cultural, religious interests, और वो इसी तरीके से कोवर्ट मॉडल के मुताबिक is connected with other human beings and entities। ठीक है बच्चे? ओके। अच्छा, तीसरी बात वो ये कहते हैं कि ये जो तीसरी इन्होंने बात की है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये साइंटिफिक इन नेचर है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? साइंटिफिक। क्या मतलब है? दे बिलीव के दे हैव बीन एबल टू फाइंड आउट सम फिक्स पैटर्न हैपनिंग in the different ages of mankind. We have been able to find out fixed patterns, structures, and they are repeating again and again. They are coming up with their fixed results, and empirically we are going to measure them, and when we find every pattern with reference to the upcoming pattern, then we get the capability to predict that with this pattern, if anything would be happening, it would be resulting into a specific consequence. That's why structuralists believe करते हैं कि we are scientific in nature. उन्होंने existing human history के अंदर जो mode of production के continuous change होने से पैटर्न को measure किया और उनके results को देखा, और again and again compare and contrast में they are coming up with their empirical consequences कि ये होगा, ऐसे होगा। That's why they believe कि we are scientific in nature। ठीक है बच्चों, इसमें कोई बात करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ IR आई एम अ लिबरल एंड आई वांट टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। तो मैंने हमेशा कहा कि मैं लिबरल हूँ, और हमेशा यही कहा जाता रहा कि जो लिबरल हैं वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और वो चाहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाए। और अब करंट सिनेरियो आप देखें कि वॉर लाइक सिचुएशन बिल्कुल दुनिया से खत्म हो गई है, हर किसी को हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, वो उसके उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रक्चरलिज्म बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इंसान का जो इनकी नेचर है, ह्यूमन नेचर, वो फिक्स नहीं है। तो मैं एग्री करती हूँ इन लोगों के साथ। बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा चले आगे सुने, और कोई बात बच्चों? नहीं तो आगे चलते हैं। फिर वो आगे वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, दे आर शेप्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। ये नहीं कि ये दुनिया के अंदर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने शेप किया है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने इसको शेप किया, इसलिए द स्ट्रक्चर दैट वी आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ अस ग्लोबली, इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आपको ये बात समझ आती है कि नहीं आती? बेस और सुपर स्ट्रक्चर की ये बात इन्होंने की है। जैसा बेस, इकोनॉमिक बेस, वैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो दुनिया के अंदर जो रिजीम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये किन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं? कैपिटलिस्ट को। जी बिल्कुल, जबरदस्त, गुड हो गया। अच्छा, अब ये बात समझ आई आप लोगों को वैसे कि ये किस तरीके से ये जो आपका ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इट इज गोइंग टू शेप इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा बेस वैसा सुपर स्ट्रक्चर। अब अगली बात उन्होंने क्या कही है कि ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, दे डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड इंटरनेशनल। ये स्टेट को और इंटरनेशनल रिलेशंस में दरमियान कोई ये दे डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन कि दीज टू थिंग्स दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नहीं, वो क्या कहते हैं? दे आर सेम। जैसी स्टेट सो इज द स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर सो इज द स्टेट। दे म्यूचुअली ग्रो, दे म्यूचुअली को एग्जिस्ट। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब स्टेट का आप देखें, स्टेट का बेसिकली देयर आर 4 फीचर्स ऑफ स्टेट, जिसके अंदर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करती है। ऐसी कोर्ट्स बनाई हैं जो उनके, दिस इज फेयर लिबरलिज्म। ऐसी लेजिस्लेचर है जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस सर। वो सर जो मार्केट इकोनॉमी को जो सपोर्ट करती है, जी बिल्कुल। हाँ, जो स्टेट के अंदर है
वैसा ही स्ट्रक्चर इन्होंने ग्लोबली लाने की कोशिश की है। दैट्स वाई स्टेट प्रोटेक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को और इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोटेक्ट करता है स्टेट स्ट्रक्चर को। दे म्यूचुअली ग्रो, दे म्यूचुअली कोएग्जिस्ट। ठीक है बच्चों। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि बहुत अनजस्ट है, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, और जहां जहां पे सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होंगी, जहां जहां पे अनजस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, इट वुड ऑलवेज बी रिजल्टिंग इन वेयर, इन व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल। और कॉन्फ्लिक्ट्स जब होगी, द लेबर क्लास दे वुड बी राइजिंग, दे वुड बी टॉपलिंग द बोर्जी क्लास एंड अल्टीमेटली क्रिएटिंग देयर क्लासलेस, स्टेटलेस एंड रिलीजियसलेस सोसाइटी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म इज हैविंग इंटरनल कंट्राडिक्शन, इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल क्राइसिस। समझ आ गई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज शेप्ड बाय एंड डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर। ये भी बात समझ, हाँ ये भी सारी समझ आ गई। यहाँ पे एक चीज को देखना है, जो मुझे दो चीजें, दो असम्पशंस मिली किसी और सिस्टम से, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप दो जरा सुन लें इसको। कहते हैं वॉर इरप्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द कैपिटलिस्ट स्टेट्स themselves. If wars are happening, these wars are happening as a result of the clashes between the capitalist states themselves. मेरी बात समझ आई बच्चों? सर यानी वो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जांपल भी दे सकते हैं। उससे पहले स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में जो कॉलोनाइज किया ब्रिटिश पावर्स ने, आपस में जो लोग टसल में थे। बिल्कुल। इसी वजह से कार्ल मार्क्स भी ऑप्टिमिस्टिक था कि दिस सिस्टम वुड नॉट बी सर्वाइविंग, ये वुड बी कोलैप्स कर जाएगा। वो कहते हैं लास्टली पीस कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड रेवोल्यूशन, और जब दिस सिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड एंड अ न्यू सिस्टम वेयर देयर वुड बी नो स्टेट, देयर वुड बी नो क्लासेस एंड द सोसाइटी वुड बी रिलीजनलेस, now global society would be created. There would be no exploitation either in the shape of the classes, either in the shape of religion, or either in the shape what you call it, the government or the dictator or the वगैरह वगैरह। क्लासेस की बुनियाद, रिलीजन की बुनियाद, और क्लासलेस और स्टेटलेस की बुनियाद। स्टेट भी क्या है? बेसिकली अ सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। कैपिटलिस्ट यही कहते हैं, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। तो ऐसा, तो ये जो थे। अब बच्चों मैंने आपसे डिस्कस करनी है वेरिएशंस विद इन स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो चीजें हैं ये बहुत घूम फिर के ढूंढनी पड़ती हैं, तो आप जरा गौर से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। समहाउ कुछ चीजें आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस हुई हैं। अच्छा, अब जरा देख लीजिएगा। बेसिकली अगर हम देखें इसको कि ये जो वेरिएशंस हैं, देयर आर 3 मेन वेरिएशंस within structuralism. एक है डिपेंडेंसी थ्योरी, एक है डिपेंडेंसी थ्योरी, दूसरी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी हमने इसको देखा था कि इसके दरमियान इसके 3 वेरिएशंस हैं। एक है डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसको डिपेंडेंसी या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी कहते हैं, दूसरा है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और तीसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंपीरियलिज्म या स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म बाय जॉन गॉल्टन। वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। पहले सुन लेना है कि हाउ डिपेंडेंसी थ्योरी केम इनटू बीइंग। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज बेसिकली अ रिस्पांस टू द लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज बेसिकली अ रिस्पांस टू द लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी किस चीज का रिस्पॉन्स है? लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब जरा सुन लीजिएगा। विद इन डिपेंडेंसी थ्योरी देयर आर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एक है लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, दूसरा है अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। एक है जी लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, और एक है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन स्कूल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, एंड और उनके डिफरेंट प्रोपोनेंट्स भी हैं। अब जो अमेरिकन स्कूल है के अंदर आंध्रे, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पे अमेरिकन स्कूल की चीजें मैं जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं उसको लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जो अमेरिकन स्कूल्स के अंदर आंद्रे गंडर,
एक आंद्रे गंडर फ्रैंक, ये फ्रैंक है बेसिकली, फ्रैंक अमेरिकन में। दूसरा है पाल सवीजे, पाल सवीजे। और तीसरा है पाल ए बैरन, पाल ए बैरन। These three people, they are belonging to the American School of Dependency Theory. उसके बाद ये टाइम रन आउट ऑफ भी हो रहा है, इसके 10 मिनट हैं अभी हमारे पास, अभी आगे चीजें जरा देख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद लैटिन अमेरिकन में सेल्सो फर्तादो, सेल्सो फर्तादो, सेल्सो फर्तादो, सेल्सो फर्तादो। दूसरा है एनिबल पिंटू, एनिबल पिंटू, ये लैटिन अमेरिकन स्कूल से बिलोंग करते हैं, एनिबल पिंटू। और उसके बाद जो बड़े अहम लोग हैं जिनको इंशाल्लाह आप लोग, आंद्रे गंडर फ्रैंक को तो हमने कर दिया, रॉल प्रीबिश, रॉल प्रीबिश, रॉल प्रीबिश, ये रॉल प्रीबिश है। और इसका एक और है जॉन गॉलागर, जॉन गॉलागर, जॉन गॉलागर। और जॉन गॉलागर के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह आप लोग आगे पढ़ेंगे, गनर मिल्डल, बहुत अहम है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर गनर मिल्डल का बहुत बड़ा किरदार है इंशाल्लाह, और वन ऑफ द मेन इसके प्रोपोनेंट्स हैं गनर मिल्डल, गनर मिल्डल। और उसके बाद गनर मिल्डल के बाद है जॉन गॉलागर, तो हमने वैसे लिख लिया है गनर मिल्डल, और रोनाल्ड रॉबिन्सन, रोनाल्ड रॉबिन्सन। ये हैं these people, they are belonging to the dependency school of international relations या dependency school of structuralism. guys ठीक है? अच्छा, अब जरा गौर से सुने, remember one thing, जैसे मैंने आपको पहले बताया, Marxism is not having anything with international relations. So dependency school was heavily influenced by the philosophy of Vladimir Lenin. व्लादिमीर लेनिन जो था, आपको पता है कौन था ये बंदा, व्लादिमीर लेनिन, ये उनकी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। एंड व्लादिमीर लेनिन्स फिलॉसफी जो थी somehow the modification of Karl Marx into the Soviet environment, सोवियत इन्वायरमेंट में मॉडिफाइड किया था इसने। अब ये क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। व्लादिमीर लेनिन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म जी, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स गाइस वाज ऑफ द ओपिनियन के इंपीरियलिज्म जो है, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होना है इंपीरियलिज्म का। आप लोग माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे हो, मैं तो खुद बात कर परेशान हो जाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोग। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है इंपीरियलिज्म में और कॉलोनियलिज्म में? सर इंपीरियलिज्म शायद कंट्रोल थ्रू द इंस्टीट्यूशंस है, और कॉलोनियलिज्म शायद कैप्चर करके, ऑक्युपाई करके, उधर जो कॉलोनाइजर है वो उधर रहता है, अपनी उसकी उधर फौज होती है ये। अच्छा, लेकिन जो इंपीरियलिज्म है उसमें इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के थ्रू अच्छा, एक कंट्रोल और कोई बात, और कोई बात, कोई और बच्चा बताए। सर हाँ सर कॉलोनियलिज्म जो है उसके अंदर आप इकोनॉमिक कंट्रोल गेन करते हैं, और इंपीरियलिज्म के अंदर इट्स पॉलिटिकल, somehow very close। लेकिन इसमें ऐसा देखना है, मुसब तुमने जो बात की थी उसको थोड़ा सा जरा, इसको जरा इस तरीके से देख लें आप, अगर मैं कह पाऊं, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, इन इंपीरियलिज्म के अंदर इंपीरियलिस्ट स्टेट ये भी बियॉन्ड बॉर्डर जाता है, कॉलोनियलिज्म भी बियॉन्ड बॉर्डर जाता है, ठीक है? कॉलोनियलिस्ट भी बियॉन्ड बॉर्डर जाता है, इंपीरियलिस्ट स्टेट भी बियॉन्ड बॉर्डर जाता है। लेकिन जो कंकर्ड टेरिटरी होती है ना, कंकर्ड टेरिटरी इज मर्ज्ड विद द मदरलैंड, ये इंपीरियलिज्म में होता है। इंपीरियलिज्म के अंदर ये जो आपकी जो कंकर्ड लैंड होती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मदरलैंड। लेकिन कॉलोनियलिज्म के अंदर ये जो कंकरर होता है वो वहां पे सेटल नहीं होता, उसको अपनी मदरलैंड में शामिल नहीं करता, वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करता है।
और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदे लेता है। इंपीरियलिज्म, जो इंपीरियलिज्म के अंदर तो टेरिटरी एनेक्सेशन हो गई ना, टेरिटरी एनेक्सेशन हो जाती है, और जो आपकी जो कॉलोनियलिज्म के अंदर होता है उसके अंदर मदरलैंड को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दी जाती है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। बाकी आप लोग फर्दर। जी 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 सर, एक सवाल है मेरा कि हम आजकल की नैरेटिव में या डिस्कशन के अंदर यूजुअली अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात करते हैं या बाकी और सुपर पावर्स की इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, तो एवरी डेफिनेशन तो उस पे पूरी नहीं आती। मैं आपको बताता हूं, जब हम, बड़ी अच्छी बात की आपने, क्या नाम है कफिल, आपने जो बात की है उसको जरा मैं इस तरीके से इसको जरा देखते हैं। देखिए, जब हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म की बात करते हैं ना, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिकन इंपीरियलिज्म वी रेफर टू द फिनोमेना ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म, हम न्यू इंपीरियलिज्म की बात करते हैं। एंड न्यू इंपीरियलिज्म इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट कंट्रोल, इट्स नॉट द डायरेक्ट कंट्रोल इन इंपीरियलिज्म। अंबर, मेरी बात सुन रहे हो आप? जी सर, मैं समझ रही हूँ। हाँ, क्या क्या होता है जी? इनडायरेक्ट कंट्रोल है थ्रू इकोनॉमी, थ्रू कल्चर, थ्रू ट्रेडिशंस, थ्रू लीगल इंस्टीट्यूशंस, इनडायरेक्टली। ये न्यू इंपीरियलिज्म का फिनोमेना है। और जो इंपीरियलिज्म के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चे, अब हम चलते हैं। तो ये हम अब बात कर रहे थे, हम ये बात आ गया, व्लादिमीर लेनिन ने एक बुक लिखी, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसके अंदर लेनिन वाज ऑफ द ओपिनियन कि इंपीरियलिज्म हैज डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू टू टियर स्ट्रक्चर। किसने? इंपीरियलिज्म ने हैज डिवाइडेड इंपीरियलिज्म। और इंपीरियलिज्म क्या है, कि क्या रेफर कर रहा है वो? द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इस बात को आपने कंफ्यूज नहीं करना। When he would be referring to imperialism, basically he is referring to the extreme form of capitalism. ठीक है? Okay. So ये जो व्लादिमीर लेनिन was of the opinion कि ये जो imperialism है has divided the whole world into two-tier structure. One is he was referring to the core, the other he was referring to the periphery. Core and periphery. Core and periphery. अब कोर एंड जो पेरिफेरी है, इसके दरमियान वो ये क्या कहता है कि ये जो कोर है, कोर इज द मोस्ट एडवांस्ड, ये जो मोस्ट एडवांस्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, मोस्ट एडवांस्ड रीजन इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली। और जो पेरिफेरी जो हैं, जो पेरिफेरी जो हैं, पेरिफेरी के दे आर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। Core is basically referring to the regions which are most advanced in terms of economy, in terms of cultures, rules and regulation, technology. And peripheral states, he basically referring to the less developed. अब वो ये कह रहा है कि it is the location of state which determines कि which region would be in core and how, and which region would be in periphery, and what would be the connection between them, relationship between them. इस चीज को जरा समझिए। It is the location of state within this capitalist system which determines the pattern of interaction between the core and periphery. It is the location of states in this capitalist system, और जो इन दोनों के दरमियान जो पैटर्न है उसको ये डिटरमिन करेंगे। अब वो क्या कह रहा है? बेसिकली जो कोर है वो कंटिन्यूअसली एडवांस हो रही है बिकॉज कोर इज एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ पेरिफेरल स्टेट, और एंड द कोर इज इंटेंशनली पुटिंग द पेरिफेरल स्टेट in the region of periphery because core is not willing to see peripheral state becoming advanced and ultimately becoming merged into the core. मेरी बात समझ आई है बच्चों? ये बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? नहीं? अच्छा, अब मैंने पहले इस चीज को समझने के लिए पहले मैंने थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। मैंने आपको बताया था कि मैं समझ रहा हूँ। पहले एक चीज को जरा रुकिए, जरा एक सेकंड के लिए, मैं समझ आ गया क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बताया कि जो पेरिफेरल, ये जो डिपेंडेंसीज
थियरी है, इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स ऑफ द लिबरल मॉडर्नाइजेशन थियरी। पहले लिबरल मॉडर्नाइजेशन थियरी को समझाना जरूरी था, फिर ये कोर पेरिफेरल डिपेंडेंसी समझ आनी थी। अब लिबरल मॉडर्नाइजेशन थियरी कहती है कि द कंट्रीज विच वुड बी बिकमिंग मॉडर्न, ये जो फिनोमेना मॉडर्निज्म के फिनोमेना के साथ अटैच होंगे। पहले मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म इज बेसिकली